हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सेफ्टी एंड हेल्थ। और सेफ्टी एंड हेल्थ का ही क्लास 2 होगा, ठीक है ना। ये जो आज क्लास होने वाला है ये क्लास 2 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप लोग सेफ्टी एंड हेल्थ का, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर लीजिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और अब से दोस्तों यानी कि रेगुलर आप लोगों के बीच यानी कि वीडियो आएगा। किसी कारणवश जो है कोई काम में फंसे हुए थे, टाइम नहीं बचने के कारण जो है वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है रेगुलरिटी में यानी कि वीडियो आएगा। सोच रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ का भी वीडियो लाएँ, तो आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है कि काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा नियंत्रण को निर्धारित करने वाला मुख्य कानून क्या है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो नियम होता है, जो कानून बनाया गया था, ठीक है, जो कानून बनाया गया था यानी कि कार्य के को लेकर के, तो उसमें यानी कि एक अधिनियम था। ठीक है, वो यानी कि अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये जो था दोस्तों यानी कि कार्य अधिनियम 1974। क्या था? 1974। ठीक है, साथ ही साथ यानी कि स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के साथ साथ क्या, तो स्वास्थ्य के साथ साथ यानी कि सुरक्षा। ठीक है, ये दोनों पे यानी कि काफ़ी इसमें जो है यानी कि ध्यान दिया गया था। अब रही बात कि ये जो दर्शाता है दोस्तों, वो ऑप्शन कौन दर्शाता है, तो ए में जो दिया हुआ है कार्य अधिनियम 1974 में स्वास्थ्य और सुरक्षा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी प्रकार से यानी कि आंसर देना है। ऐसा ना कि क्वेश्चन में ये कुछ पूछ रहा है और आंसर कुछ दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक अधिनियम है 1974 में जो है स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में यानी कि बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि कार्य समय, ठीक है, नियमावली के तहत औसत प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने वाले कर्मचारी की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो इसका यानी कि औसत की अगर बात किया जाए तो कितना यानी कि आवर माना गया है। ठीक है, तो देखिए, अगर एक दिन, ठीक है, एक दिन में कितना यानी कि टोटल आवर होता है, तो एक दिन में यानी कि आवर की अगर बात किया जाए तो 24 होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, यानी कि 12 घंटा का दिन और यानी कि 12 घंटा का यानी कि रात होता है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 24 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, तो 24 आ रहा है। अब रही बात औसत निकालना है, ठीक है, तो इसको यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मचारी की जो आवश्यकता होगा यानी कि सप्ताह, ठीक है, यानी कि औसत प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करेंगे, तो 48 घंटे। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह यानी कि 48 घंटे काम करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ए से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना डी से ताल्लुक है, ना यानी कि सी से ताल्लुक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है। ठीक है, किसका, तो निषेधात्मक चिन्ह का। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह का। अब रही बात कि निषेधात्मक चिन्ह का यानी कि जो यानी कि निषेध नहीं करना, यानी कि ये जो फिगर जो दर्शाता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ये जो दिया हुआ है निषेधात्मक साइन, ये जो दर्शाता है उसके बारे में यानी कि बताना है। ठीक है, तो निषेधात्मक साइन जो दर्शाता है, ठीक है, ये दर्शाता है कि यानी कि ऐसा न करने को दर्शाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करने को, ठीक है, ऐसा नहीं करने को यानी कि दर्शाता है। ऑप्शन भी पढ़ेंगे, तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है संकट अथवा भय का सावधान, तो ये नहीं बताता है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। बी में दिया है ऐसा न करने को दर्शाता है, तो यानी कि ये जो दर्शाता है ऐसा नहीं करने को दर्शाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करने को दर्शाता है, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका राइट बी सही हो जाएगा। जबकि इसका जो यानी कि आकार जो होता है दोस्तों, वो यानी कि वृत्त के आकार का होता है, यानी कि पूरा गोलाकार होता है। क्या होता है, यानी कि गोला का आकार होता है। ठीक है, यानी कि गोलाकार होता है, जो कि ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है। निषेधात्मक चिन्ह जो है ऐसा न करने को दर्शाता है, इसलिए जो राइट आंसर होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अनिवार्य चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है, किसका, तो अनिवार्य चिन्ह का। अब रही बात कि अनिवार्य चिन्ह क्या है। ठीक है, तो अनिवार्य चिन्ह की अगर पृष्ठभूमि की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर अनिवार्य चिन्ह की पृष्ठभूमि की बात किया जाए, ठीक है, तो इसका जो यानी कि साइन जो होता है ये भी यानी कि गोलाकार होता है। कैसा होता है,
गोलाकार होता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इसका जो पृष्ठभूमि होता है जो दोस्तों, ठीक है, इसका जो पृष्ठभूमि होता है अनिवार्य चिन्ह का, वो आपको यानी कि नीला होता है। क्या होता है? देखिए नीला होता है, ठीक है, नीला होता है। साथ ही साथ पृष्ठभूमि पर सफेद यानी कि चिन्ह छपा होता है। ये जो होगा दोस्तों यानी कि नीला होगा, और इसके जो पृष्ठभूमि है उसके ऊपर यानी कि सफेद, है ना, सफेद रंग का, है ना, सफेद रंग का जो फिगर होता है वो यानी कि छपा रहता है। अब रही बात ऑप्शन किस में दिया हुआ है, नीला पृष्ठभूमि पर सफेद, तो ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि अग्निशमांग को चलाने के लिए ध्यान में रखने वाले तरल कार्य याद करना, जिसमें PASS, इसमें ए का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यानी कि PASS, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है तो इसमें यानी कि एक का जो अर्थ होता है, ठीक है, उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। और ए का जो अर्थ है दोस्तों, ठीक है, ये है यानी कि निशान। क्या है? निशान है, ठीक है, ये क्या है? तो ए का अर्थ यहाँ पे निशान होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है निशान? ऑप्शन यानी कि जो दिया हुआ है निशान वो बी में दिया हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका बी सही हो जाएगा। खींचना नहीं ये दर्शाता है, नहीं दबाना दर्शाता है, नहीं यानी कि ये जो है छीलना दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, जीवन रक्षक CPR पद्धति किस अंग से संबंध है, ठीक है। क्या? कौन सा पद्धति? तो CPR, ठीक है, ये पद्धति यानी कि किससे संबंधित है? तो CPR की अगर बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले यानी कि हृदय, ठीक है, हृदय आ जाएगा, और इसके साथ साथ यानी कि फेफड़ा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हृदय के साथ साथ यानी कि फेफड़ा आ जाएगा, और ये दोनों से संबंधित होता है। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों से क्या होता है, यानी कि संबंधित होता है, ठीक है, दोनों से संबंधित होता है। ए में तो हृदय दिया है, बी में यानी कि फेफड़ा दिया हुआ है, तो मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं है CPR का। और ये जो राइट आंसर जो होगा इसका, है ना, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो यानी कि डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है ए और बी यानी कि दोनों दिया हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर जो सही होने वाला है इसका वो डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दुर्घटना के बाद गोल्डन समय कितना होता है, ठीक है। जैसे यानी कि कोई भी व्यक्ति यानी कि दुर्घटना की चपेट में आते हैं, या उनके साथ अगर दुर्घटना होता है, ठीक है, अगर उनके साथ यानी कि दुर्घटना होता है तो उसका यानी कि गोल्डन अगर पीरियड की अगर बात किया जाए, ठीक है, गोल्डन अगर टाइम की बात किया जाए तो ये जो देखा गया है दोस्तों वो 30 मिनट देखा गया है। कितना? 30 मिनट देखा गया है, ठीक है। वहीं पे अगर सेकेंड में ऑप्शन रहता है तो 1800 सेकेंड भी रहेगा, है ना। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक यानी कि जो घंटा होता है, ठीक है, यानी कि एक जो आवर होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। एक यानी कि जो आवर होता है उसमें यानी कि टोटल यानी कि 3600 सेकेंड होता है। कितना? तो आधा घंटा पूछ रहा है तो 1800 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बन सकता है, इस पर भी क्वेश्चंस बना सकता है, क्योंकि ये सब तो यानी कि बुक में दिया हुआ है। एग्जामिनर मन का यानी कि काम ही है क्या? यानी कि बच्चों को फंसाना। और किस तरह से बच्चे फंसेंगे आप समझ सकते हैं। अगर मीटर में ये दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 1800 सेकेंड है, तो अगर इस प्रकार से दिया रहता है तो बहुत बच्चा क्या होता है कि वो फंस जाता है ना। तो 30 मिनट रखा गया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 30 मिनट। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या? तो सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि विद्युत धारा से झटके के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, ठीक है। यानी कि धारा से जो झटका लगता है, यानी कि विद्युत धारा से, तो कौन जिम्मेदार होता है। अगर धारा से जब झटका लगता है दोस्तों तो उससे होकर जो आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, उस पे यानी कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवारी है वो उसी पे होता है, ठीक है। यानी कि आवेश पे यानी कि सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होता है। धातु से कोई मतलब नहीं है, ना पराविद्युत से मतलब है ना। ओनली फॉर जो यहाँ मायने रखने वाला बात है वो आवेश है। ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कारखाना अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। क्या? कौन सा अधिनियम? तो कारखाना अधिनियम, है ना। तो कारखाना अधिनियम की अगर बात किया जाए तो ये जो यानी कि निर्मित जो किया गया था, ठीक है,
1900 यानी कि 48, ठीक है, 1948 में यानी कि बनाया गया था, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि सी सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि कर्मचारी कानूनी अधिनियम बनाया गया था। तो कर्मचारी का जो कानूनी अधिनियम है वो कब बनाया गया था, ठीक है, किसका, तो कर्मचारी का। और कर्मचारी का जो कानून अधिनियम है 1996 में जो है यानी कि बनाया गया था, ठीक है, 1996 ईस्वी में, ठीक है, जो कि किस में दिया हुआ है, डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं, ठीक है, यानी कि केंद्रक में जो होते हैं दोस्तों यानी कि कौन कौन से कण होते हैं उसके बारे में बताना है। किसमें, तो केंद्रक में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि केंद्रक में जो मौजूद होता है यानी कि न्यूट्रॉन और यानी कि प्रोटॉन होता है, ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये क्या है, तो केंद्रक है, और ये क्या है, तो ये जो व्हाइट वाला ये नाभिक है, ठीक है। और इसमें जो दोस्तों यानी कि मौजूद होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के साथ कह रहा है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में जो दिया हुआ है प्रोटॉन दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि सी में जो दिया हुआ है पॉजिट्रॉन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ना सी ऑप्शन सही होगा ना डी होगा। ओनली फॉर जो राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है, ठीक है, क्या, तो परमाणु का। और परमाणु का जो दोस्तों यानी कि इससे पूछ रहा है कि हल्का कण, ठीक है, परमाणु का यानी कि सबसे हल्का कण क्या होता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, परमाणु का सबसे हल्का कण की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है। वहीं पे अगर भारी की अगर बात किया जाए तो सबसे भारी भारी क्या होता है, तो आयन होता है। क्या होता है भाई, आयन जो होता है यानी कि काफ़ी भारी होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाले हैं वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि सबसे हल्का कण पूछ रहा है, और सबसे हल्का कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, तो बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात यानी कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो आवेशहीन होता है। क्या होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है, आवेशहीन होता है, ठीक है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना इस पे निगेटिव चार्ज होता है, ना पॉजिटिव होता है ना यानी कि निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, किसी परमाणु का द्रव्यमान डैश माना गया है, ठीक है। तो कोई भी जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान को क्या माना गया है भाई, तो किसी भी यानी कि परमाणु के द्रव्यमान को क्या क्या मान सकते हैं इस पे जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो ए में जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि सिर्फ न्यूट्रॉन का भार होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन का भार नहीं, इसमें न्यूट्रॉन के साथ साथ यानी कि प्रोटॉन का भार होता है, क्योंकि नाभिक का यानी कि इससे पहले भी यानी कि जिक्र कर चुके हैं कि नाभिक में दोस्तों यानी कि एन और यानी कि पी होता है। कहने का मतलब एन का मतलब यानी कि न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, और पी का मतलब क्या हो गया, यानी कि प्रोटॉन, ये मौजूद होता है। जब ये दोस्तों यानी कि मौजूद होता है तो ये तो दोनों हुआ, इसमें तो दोनों का भार होगा, इसका भी यानी कि भार होगा, ठीक है, इसका भी भार होगा, और प्लस में यानी कि प्रोटॉन जो है इसका भी यानी कि भार होगा। कहने का मतलब इस दोनों का भार होगा। और जब इस दोनों का भार होगा तो ऑप्शन वैसा होना चाहिए। तो ए में कह रहा है सिर्फ न्यूट्रॉन का भार, तो सिर्फ न्यूट्रॉन का भार तो नहीं होता है। बी में कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार, तो यानी कि दोनों का भार होता है। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन इसका जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, राइट आंसर जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। जबकि सी में जो कहा रहा है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र है ही नहीं, क्योंकि यानी कि जो परमाणु होता है उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र है ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, ओनली फॉर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। रही बात डी में तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन तो होता है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इसमें जो जोड़ दिया है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यानी कि डी भी ऑप्शन नहीं होगा। ओनली फॉर राइट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है कि दो आवेश के बीच की दूरी दुगुना हो जाए तो आवेश के मध्य लगने वाला बल डैश गुना हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब दो आवेश यानी कि Q1 और इंटू Q2 बट्टा में क्या लिखना है भाई, आर स्क्वायर लिखना है, एफ बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अब रही बात क्या कह रहा है, दो आवेश के बीच की दूरी को दुगुना कर दे। चलिए
इसको क्या किया जाए, यानी कि दोगुना कर देते हैं, इसको भी दोगुना और इसको भी दोगुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यानी कि एफ जो होगा, क्योंकि इस दोनों का जो एफ जो होता है Q1 इंटू Q2 का समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यानी कि जब ये 2 हुआ और ये 2 हुआ तो 4 ना हो गया, और जब 4 हो गया दोस्तों तो क्या होगा, तो सबसे पहले 4 वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। और देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है 2 बढ़ जाएगा और ऑप्शन सी में कह रहा है कि 2 घट जाएगा, तो 2 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 4 आगे 1 तो मिल रहा है। अब चलिए आगे क्या दिया हुआ है, तो मध्य लगने वाला बल 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना क्या होता है, यानी कि घट जाता है। क्या होगा, घट जाता है, क्योंकि यानी कि आर स्क्वायर होता है नीचे में। तो घटने वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या कर रहा है दोस्तों, फिर से पढ़ेंगे। दो आवेश के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो आवेश के मध्य लगने वाला बल डैश गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ तो स्पष्ट है, ठीक है, यहाँ से तो स्पष्ट नजर आ रहा है। तो नजर ये आ रहा है कि 4 गुना जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन यानी कि किस में दिया हुआ है, 4 गुना घटने वाला, तो ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा डी जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। वैद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या है, किसका पूछ रहा है, तो वैद्युत आवेश का पूछ रहा है। तो आवेश का तो एसआई मात्रा कूलम्ब सब जानते हैं। ठीक है, क्या है, कूलम्ब, यानी कि सब जानते हैं और ये बार बार क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, अब रही बात कि एम्पियर किसका होता है, तो ये धारा का यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। वाट किसका है, तो ये शक्ति का होता है। किसका होता है भाई, तो ये जो वाट जो होता है ये शक्ति का होता है। ठीक है, ये शक्ति का होता है। अब रही बात यानी कि कूलम्ब हो गया, एम्पियर हो गया, वाट हो गया और वोल्ट हो गया। ठीक है, तो वोल्ट क्या है, ठीक है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को यानी कि वोल्ट से वोल्ट वोल्टेज को जो है यानी कि विभवांतर को वोल्ट से यानी कि मापा जाता है। कहने का मतलब यानी कि वोल्ट मीटर और एमीटर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो एमीटर को क्या करते हैं, यानी कि श्रेणी में लगाया जाता है। ठीक है, एमीटर का जो कनेक्शन होता है वो श्रेणी होता है, साथ ही साथ यानी कि वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन होता है वो समानांतर में होता है। किसमें होता है, समानांतर में होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है और इससे 4-5 प्रश्न जो है निकल के आएगा। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन निम्न मिलान कीजिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 होता है, और यानी कि इसका खोज करता कौन कौन है भाई, वो जानना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रोटॉन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज करता है कौन। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है वो है आपको यानी कि जे थॉमसन। क्या है, जे यानी कि थॉमसन। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रोटॉन आता है। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, ठीक है, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, तो प्रोटॉन का जो खोजकर्ता है दोस्तों वो रदरफोर्ड है। क्या है, रदरफोर्ड है। ठीक है, रदरफोर्ड है। ठीक है, अब एक बचता है न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक हो जाएगा। ठीक है, चैडविक हो जाएगा। ठीक है, चैडविक हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए न्यूट्रॉन का कौन है, जेम्स चैडविक है। प्रोटॉन का कौन है, तो प्रोटॉन का जो दोस्तों खोज करता है वो रदरफोर्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज करता यानी कि जे थॉमसन है। कहने का मतलब एक का जो हो रहा है वो 2 हो रहा है। ठीक है, एक का 2। ठीक है, उसके बाद बी का जो हो रहा है वो, बी का जो हो रहा है वो 3 हो रहा है। ठीक है, और सी का जो हो रहा है कितना हो रहा है, तो सी का जो हो रहा है वो 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रम है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है ए का 2, बी का 3 और सी का 1, यानी कि ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ है, ए ही में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, कण है और आवेश है। तो सबसे पहले यानी कि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है तो इसका वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन का। वहीं पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए
तो इसका जो चार्ज होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, 2 का तो आ गया। अब यानी कि तीसरा जो है दोस्तों, यहाँ पे जो आता है वो न्यूट्रॉन आता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। कहने का मतलब ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना उस पर यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों चार्ज उस पर यानी कि मौजूद नहीं होता है। अब रही बात मिलान करना है, तो प्रोटॉन पे यानी कि पॉजिटिव तो यानी कि सी का 2 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन पे जो होता है दोस्तों वो न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो ए का क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ए का 3 वाला किस में दिया है, तो ना ऑप्शन ए में है ना ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है। ठीक है, सी में तो दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। चलिए, बी का एक किस में दिया है, तो बी का जो एक दिया हुआ है ओनली फॉर डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है यानी कि 7 का डी सही हो जाएगा। क्या, 1 मिनट, बी का क्या है, हाँ, तो 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद यानी कि जो सी बच रहा है, ठीक है, यानी कि सी जो बच रहा है, तो सी का क्या होगा, तो सी का जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, सी का क्या होगा, फिर से देख लेते हैं। देखिए, ए का क्या है, तो ए का 3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला होता है। ठीक है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे प्लस वाला होता है, तो सी का 2 होना चाहिए। तो सी का जो दो जो दिया हुआ है वो डी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना बड़ा प्रश्न है, स्क्रीन छोटा है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप लोग जो इधर उधर मत होइएगा, क्योंकि बार बार आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म का विद्युत पैदा होता है। ठीक है, यानी कि कांच के छड़, कौन सा छड़, तो कांच के छड़। और कांच के छड़ को जब रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाता है तो एस्थेटिक विद्युत, ठीक है, कहने का मतलब यानी कि एस्थेटिक विद्युत जो होता है, एस्थेटिक यानी कि विद्युत जो होता है वो क्या होता है कि उत्पन्न होता है। ठीक है, गतिशील विद्युत जो है उसमें उत्पन्न नहीं होता है, तो ऑप्शन पहला यानी कि नहीं होगा। ठीक है, नौ ए और बी यानी कि सी होगा, और डी में तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि इनमें से कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ऑप्शन बी तो मिल रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, क्योंकि जब रगड़ा जाता है तो इस पर एस्थेटिक विद्युत का यानी कि उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, 1 कूलम डैश के बराबर है। ठीक है, 1 कूलम, ठीक है, 1 सी लिख देते हैं। और 1 कूलम बराबर जो होता है 6.25 गुने 10 के पावर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ए में जो दिया हुआ है 6.25 तो दिया हुआ है, लेकिन 10 के पावर 12 दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं होगा ना। 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन होगा ना 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो होने वाला है, ठीक है ना, ये जो होगा दोस्तों 10 के पावर 25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे दोस्तों न्यूमेरिकल भी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, और कूलम का वैल्यू दे करके, और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है। ठीक है, तो इसको मिस करके नहीं जाना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मान होता है। ठीक है, किसका, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वैल्यू होता है दोस्तों, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.33 और गुने 10 के पावर -10 सी होता है। सी का मतलब यानी कि कूलम होता है। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और रही बात यानी कि 3 गुने 10 के पावर यानी कि -9 दिया हुआ है, लेकिन प्रकाश की चाल पे भी बात कर लेते हैं तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि 96,484 कूलम कितने फैराड के बराबर है। कभी कभी एग्जाम में आपको 96,500 भी दिया रहता है। ठीक है, कूलम बराबर कितना यानी कि फैराड होता है। तो देखिए, या ये दे, ठीक है, एग्जाम में, या ये दे एग्जाम में। ठीक है, दोनों का जो आंसर होने वाला है एक फैराड होने वाला है। क्या होने वाला है, एक फैराड होने वाला है। ठीक है, जो कि ऑप्शन यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे फिर से बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन की इकाई क्या है। ठीक है, तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वर्ग कूलम पर न्यूटन गुने मीटर होता है। ठीक है, वर्ग कूलम, ठीक है, वर्ग कूलम प्रति न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन गुने वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है,
ऑप्शन यानी कि ए में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।